हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द वर्ल्ड आफ्टर 1945 का चैप्टर 7 नागरिक अधिकार आंदोलन को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन की। फ्रेंड्स, ये आंदोलन अमेरिका यानी कि यूएसए में हुआ था। ये आंदोलन 1955 से लेके 1968 तक अमेरिका में चला था। हालांकि इस आंदोलन को हम आज भी अमेरिका में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस आंदोलन के होने का एकमात्र कारण ये था कि अमेरिका में जो अफ्रीकी मूल के अश्वेत लोग रह रहे थे उनके साथ एक लंबे समय से रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर और कानूनी असमानता के आधार पर एक लंबे समय से भेदभाव होता चला आ रहा था। इस भेदभाव के खिलाफ ही ये आंदोलन चला था। 1950 और 1970 के बीच रंग भेद, नस्लीय और कानूनी असमानता को लक्षित करते हुए एक आंदोलन चला जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में जाना गया। बट अफ्रीकी मूल के अश्वेत लोग अमेरिका में आए कैसे? फ्रेंड्स, ये लोग दास व्यापार के कारण अमेरिका में आए थे। दरअसल इनके पूर्वज दास के रूप में अमेरिका में आए थे और बाद में जब दासों को मुक्त कर दिया गया तो ये नागरिकों के रूप में अमेरिका में रह रहे थे। 1808 में अमेरिका में दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब और दासों को अब आयात नहीं किया जा सकता था। मतलब दूसरे देशों से दासों को नहीं मंगवाया जा सकता था अमेरिका में। 1808 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि प्रतिबंध लग गया था बट इसके बावजूद दास व्यापार जारी रहा। इसके चलते 1863 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा जारी मुक्ति उद्घोषणा ने आधिकारिक रूप से दासता को समाप्त कर दिया। मतलब 1863 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने दास व्यापार को, दासता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। मतलब कोई भी अब दास नहीं रह गया, सभी को मुक्त कर दिया गया। इसके आगे 14वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1868 में, जिसके तहत अफ्रीकन लोगों को, जो अफ्रीकी अश्वेत लोग रह रहे थे अमेरिका में, उनको कानूनी नागरिकता प्रदान की गई। साथ में ही उन्हें कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अफ्रीकी लोगों को, अफ्रीकी मूल के लोगों को कानूनी नागरिकता और सुरक्षा देने के बाद भी और एक लंबा समय बीतने के बाद भी इनके साथ जो भेदभाव होता आ रहा था नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, वो कभी समाप्त ही नहीं हुआ। इन्हें मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या ना के बराबर थी। आर्थिक रूप से इनकी जो दशा थी वो बहुत ख़राब थी अमेरिका में। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक स्कूल्स होते थे, सरकारी स्कूल्स होते थे, उसमें इन लोगों के पढ़ने पर भी प्रतिबंध था। इसी के चलते 1954 में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक स्कूलों में नस्लीय अलगाव को असंवैधानिक बना दिया। मतलब 1954 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषित कर दिया कि अगर किसी भी पब्लिक स्कूल में नस्लीय आधार पर यानी कि अश्वेत व्यक्ति को अगर पढ़ने से रोका जाता है तो ये गैर कानूनी होगा। 1957 में अरकानसस, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, इसके गवर्नर ने 9 अश्वेत छात्रों को हाई स्कूल में प्रवेश से रोकने की कोशिश की तो राष्ट्रपति आइजनहावर ने अदालत के आदेश को लागू करने के लिए संघीय सैनिकों को भेजा। यही कुछ राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी किया। जब एक अश्वेत लड़की ने मिसिसिपी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तो उसकी सुरक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी ने संघीय सैनिकों को भेजा। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि अमेरिका में नस्ल के आधार पर अश्वेतों के साथ कितने बड़े लेवल पर भेदभाव हो रहा था। ये भेदभाव इतना बड़ा था कि संघीय सैनिकों को अश्वेत व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए भेजा गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमें यही समझ में आता है कि जो अमेरिका की केंद्रीय सरकार थी, हालांकि वो जो दास व्यक्ति थे, जो अश्वेत व्यक्ति थे, उन्हें कई अधिकार दे रही थी। धीरे धीरे उन्हें कई अधिकार दिए जा रहे थे। बट जो अमेरिका का समाज था, जो अलग अलग अमेरिकी राज्य थे, वो नहीं चाहते थे कि वो अश्वेत व्यक्तियों को अपने बराबर बैठाएं। और जिस कारण से भेदभाव बना रहा और भेदभाव बढ़ता ही गया और इसी कारण से अमेरिका में भेदभाव बना रहा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे बड़े नेता मार्टिन लूथर किंग की। ये भी एक अफ्रीकी अश्वेत व्यक्ति थे जो अमेरिका में रह रहे थे।
फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी। ये इमेज मार्टिन लूथर किंग की है। इस इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्टिन लूथर किंग को कितना जन समर्थन हासिल था। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस इमेज में आपको मार्टिन लूथर किंग के साथ एक व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे। ये व्यक्ति कोई और नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन हैं, जिनके साथ मार्टिन लूथर बातचीत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका में हुए नागरिक आंदोलन के 6 प्रमुख नेता थे। आपको यहाँ उन सभी नेताओं की इमेज दिख रही होगी। ये 6 के 6 नेता अमेरिका में जो अधिकार के लिए आंदोलन हुए थे, उनके प्रमुख नेता थे। फ्रेंड्स, इस इमेज में आंदोलनकारी कई तरह के पोस्टर लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि हमें वोटिंग राइट्स वगैरह चाहिए। इनका जन्म अटलांटा, अमेरिका में 15 जनवरी 1929 को हुआ था। अमेरिका का एक राज्य है अटलांटा, जहां पर इनका जन्म हुआ था। मार्टिन के पिता का नाम मार्टिन लूथर किंग सीनियर था। इनके पिता का नाम मार्टिन लूथर किंग सीनियर था, इसलिए इनका नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर था। और माता का नाम अल्बर्टा विलियम्स किंग था। ये गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनके अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए इन्होंने अमेरिका में अहिंसक आंदोलन शुरू किए, जिसके कारण नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि एक सफल आंदोलन माना जाता है। फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर किंग ने बचपन से ही अश्वेतों के साथ हो रहे भेदभाव को देखा था और खुद भी झेला था। मार्टिन लूथर किंग और नागरिक अधिकार आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत 1955 में हुई थी। नागरिक अधिकार आंदोलन में कई सारी रैलियां, कई सारे अभियान और कई सारे प्रदर्शन और बहिष्कार हुए थे। मतलब ये केवल एक छोटा आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन के अंदर ही कई सारी रैलियां निकाली गई थी, कई सारे अभियान, प्रदर्शन और बहिष्कार किए गए थे। नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत मॉन्टगोमरी शहर से शुरू हुई। यहाँ पर 1 दिसंबर 1955 को एक प्रमुख घटना घटी। फ्रेंड्स, इमेज में आपको आगे की तरफ एक महिला बैठी हुई दिखाई दे रही होंगी। इनका नाम रोजा पार्क्स था। इन्होंने अपनी सीट से उठने से मना कर दिया था, इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या था कि अमेरिका में एक नियम बनाया गया था कि अगर बस में कोई अमेरिकी श्वेत व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो जो अश्वेत व्यक्ति होगा उसे अपनी सीट से खड़ा होना पड़ेगा। बट रोजा पार्क्स ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस कारण से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उस समय जो मार्टिन लूथर किंग थे वो भी मॉन्टगोमरी शहर में ही थे, और इसी कारण से उन्होंने इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने 1955 में बस आंदोलन चलाया। ये आंदोलन सत्याग्रही आंदोलन था, जो कि 381 दिन तक चला, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसक तरीके से ये आंदोलन चलाया गया था, जिसको बस आंदोलन या मॉन्टगोमरी बस बायकॉट कहा जाता है। इसमें जितने भी अश्वेत व्यक्ति थे इस आंदोलन में, उन्होंने बस में बैठने से ही इनकार कर दिया, बस का बायकॉट करना शुरू कर दिया। मॉन्टगोमरी बस बायकॉट यानी कि बस आंदोलन एक सफल आंदोलन रहा, क्योंकि इस आंदोलन के तहत अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बस में हो रहे भेदभाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन, ये एक ऐसा संगठन था जो अधिक से अधिक काले लोगों को, अश्वेत लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना चाहता था, जोड़ना चाहता था। इसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया जाए। 1957 में मार्टिन लूथर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही 1963 में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में मतदान अधिकार, श्रम अधिकार तथा अन्य कुछ अधिकारों के लिए बर्मिंघम अभियान चलाया गया। बर्मिंघम एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पर यह अभियान चलाया गया था। इसके साथ ही 1963 में ही वॉशिंगटन मार्च निकाला गया। वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया था। इसी मार्च में मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव अ ड्रीम नाम से एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जो कि इतिहास में दर्ज है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि न केवल इस आंदोलन में अश्वेत लोग शामिल थे, बल्कि कई श्वेत लोग भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। शिकागो यात्रा, मार्टिन लूथर के द्वारा ये यात्रा की गई। इसका उद्देश्य यही था कि जो उत्तरी अमेरिका है, वहाँ पर भी इस आंदोलन को फैलाया जा सके, नागरिक अधिकारों की मांग को बढ़ाया जा सके।
इसके साथ ही इस आंदोलन के बीच में मार्टिन लूथर किंग ने वियतनाम युद्ध में अमेरिका की सरकार का बहुत ही विरोध किया। उनका मानना था कि वियतनाम युद्ध पैसे और संसाधनों की बर्बादी है। इसके तहत उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन का भी विरोध किया। हालांकि इस बीच मार्टिन लूथर को कई बार गिरफ्तार भी किया गया, साथ में ही उन्हें कई प्रकार की जान से मारने की धमकियां भी दी गई, बट वो डरे नहीं, वो अपने अंतिम क्षणों तक आंदोलन करते रहे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन के एक अन्य महत्वपूर्ण नेता की, जिनका नाम था माल्कम एक्स। फ्रेंड्स, इमेज में आप माल्कम एक्स को देख सकते हैं। ये भी अफ्रीकी मूल के अश्वेत व्यक्ति थे जो कि अमेरिका में रह रहे थे। ये भी अश्वेतों के साथ अमेरिका में हो रहे भेदभाव के सख्त खिलाफ थे, बट इनका विचार मार्टिन लूथर किंग से बिल्कुल अलग था। इनका मानना था कि अगर हमें श्वेत आक्रामकता से बचना है तो जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये थोड़े कट्टरपंथी भी थे। माल्कम एक्स ने अपने 6 साल जेल में बिताए और जेल में ही इनकी मुलाकात नेशन ऑफ इस्लाम के प्रमुख एलिजा मोहम्मद की शिक्षाओं से हुई। नेशन ऑफ इस्लाम एक ऐसी संस्था थी अमेरिका में जो अश्वेत व्यक्तियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी, ताकि उन्हें भेदभाव से मुक्ति मिल सके और एक अश्वेत राष्ट्रवाद स्थापित हो सके। माल्कम एक्स इस्लाम धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इस कारण से उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और वो नेशन ऑफ इस्लाम के एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। और उन्होंने अमेरिका में जो अश्वेत व्यक्ति रह रहे थे उनको इस्लाम धर्म अपनाने की सलाह दी, ताकि उनके साथ हो रहे भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। इनका मानना था कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है और ये सच्ची स्वतंत्रता या सच्ची समानता देता है। और माल्कम एक्स के प्रयासों के कारण ही कई हजार अश्वेत व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। इसके साथ ही जब माल्कम एक्स हज के लिए मक्का जाते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने मक्का में देखा कि जो श्वेत व्यक्ति हैं वो हमसे बिल्कुल अच्छे से बात करते हैं। मैंने वहाँ पर श्वेत व्यक्तियों के प्यार को देखा और मैं वहाँ जाकर श्वेत व्यक्तियों से जो नफ़रत करता था उसको भूल गया। बट इन्होंने आगे चलकर इस्लाम की सच्ची खोज में नेशन ऑफ इस्लाम को छोड़ दिया और एफ्रो अमेरिकन यूनिटी का गठन किया। और जब ये मक्का गए थे तो इन्होंने अपना एक इस्लामिक नाम भी रख लिया था, एल हज मलिक अल सजाजा। बट 21 फरवरी 1965 को न्यूयॉर्क शहर में जब ये अपने इस संगठन की रैली कर रहे थे तब इनकी एक अश्वेत मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई। माल्कम एक्स ने द ऑटोबायोग्राफी ऑफ माल्कम एक्स में खुद ही लिखा है कि मेरी वैल्यू यानी कि मेरा नाम मेरी मृत्यु के बाद ज़्यादा होगा। इसके साथ ही इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी अकाल हत्या का भी वर्णन किया था। इसका मतलब यही है कि इनको पता चल गया था कि किसी भी समय इनकी हत्या हो सकती है। इसके बाद 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। मार्टिन लूथर किंग को भी कई बार ऐसी धमकियां मिलती थी, बट 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई, जिसके कारण अमेरिका में पूरी की पूरी शांति स्थापित हो गई, शोक का माहौल स्थापित हो गया और उनके द्वारा चलाया गया नागरिक अधिकार आंदोलन भी सफल रहा। काले लोगों के अधिकारों के चैंपियन के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, बट मार्टिन लूथर किंग इससे भी काफ़ी ऊपर थे। उनका काम इससे भी काफ़ी बड़ा था। जब आधिकारिक भेदभाव समाप्त हो गया, जब आंदोलन के फलस्वरूप आधिकारिक भेदभाव समाप्त हो गया और औपचारिक कानूनी समानता जीत गई, तो आंदोलन भी बिखर गया। फ्रेंड्स, 1968 में ही जब सरकार के द्वारा एक कानूनी समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया, कानूनी रूप से सभी को समान बना दिया गया, तब 1968 में ही ये आंदोलन पूरी तरह बिखर गया, मतलब ना के बराबर रह गया। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि औपचारिक कानूनी समानता तो मिल गई, यानी कि कानूनी समानता मिल गई, बट सामाजिक रूप से भेदभाव अभी भी जारी था। नस्लवाद समाप्त नहीं हुआ था, इसने अफ्रीकी अमेरिकियों के जीवन को तबाह करना जारी रखा। अश्वेत लोग अभी भी आर्थिक विकास से बाहर थे। फ्रेंड्स, अश्वेत लोग आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर थे। हालांकि उन्हें नागरिक अधिकार मिल गए, बट उसके बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बहुत से अश्वेत क्षेत्र झुग्गी झोपड़ी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवा से आज भी पीड़ित हैं।
अमेरिका की कुल आबादी का 12% अश्वेत व्यक्तियों का है। मतलब अमेरिका की कुल आबादी में 12% अश्वेत व्यक्ति हैं। बट अगर हम अमेरिका की जेलों को देखें तो अमेरिका की जेलों में 40% लोग अश्वेत हैं। इसके अलावा आज भी निहत्थे अश्वेतों की बार बार पुलिस द्वारा हत्या की खबर आती रहती हैं। अभी 1.5 साल पहले की ही बात है, लगभग मुझे डेट कंफर्म याद नहीं आ रही, 1-1.5 साल पहले की ही बात है कि अभी एक पुलिस वाले के द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई सारे अमेरिकियों ने, चाहे वो श्वेत हों या अश्वेत हों, उन सभी ने अमेरिका की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इसी कारण से कई बार हमें नागरिक आंदोलन 2.0 अमेरिका में देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि समय समय पर ऐसी खबरें मिलती रहती हैं, जिस कारण से समय समय पर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। बट हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के टाइम पर अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें कई सारे अश्वेतों के साथ ही साथ कई सारे श्वेत व्यक्ति भी शामिल होते हैं। बट अगर हम अमेरिका में जो भेदभाव हो रहा है उसको समझें तो उसको हम भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे कि भारत में भी जो एसटी और एससी वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी ग्रामीण इलाकों में आज भी भेदभाव होता है। भले ही कानूनी रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, बट सामाजिक रूप से थोड़ा भेदभाव आज भी जारी है। और दूसरी ओर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी कुछ इसी प्रकार है। अमेरिका में भी कानूनी रूप से पूरी समानता दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, बट सामाजिक रूप से कुछ व्यक्ति आज भी अमेरिका में ऐसे हैं जो ये भेदभाव करते हैं। बट अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पर अश्वेत लोगों की स्थिति में अमेरिका में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये सामाजिक रूप से भी पूरी तरह उन्हें समानता मिल जाएगी। इसके साथ ही हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि सन 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा, जो कि एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति हैं, इनको चुना गया और ये 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तीसरी बार इसलिए नहीं बने क्योंकि एक राष्ट्रपति अमेरिका में 3 बार नहीं बन सकता, केवल 2 ही बार बन सकता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका में श्वेत लोगों और अश्वेत सभी लोगों ने इनको अपना समर्थन दिया। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।